साथियों नमस्कार। साथियों, एनडीए की सरकार बन गई है और हर जगह अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया में एक चर्चा है कि भाई ये तो अनस्टेबल सरकार है, ये तो मोदी की कमज़ोर सरकार है, पता नहीं कब गिर जाए, मोदी पहले से कमज़ोर हो गए हैं। और हर जगह तेज़ी से इस परसेप्शन को बनाने की कोशिश करी जा रही है कि पता नहीं कब चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लें, पता नहीं कब नीतीश बाबू अपना समर्थन वापस ले लें और ये सरकार गिर जाए। क्योंकि कुछ मीडिया वालों का काम है इस तरह का एक माहौल बना के रखना जिससे कि भारत में भी लोग डरे से रहें कि पता नहीं कब सरकार गिर जाएगी, कब मध्यावधि चुनावों में जाना पड़ जाएगा। साथ में भारत की इंटरनेशनल इमेज को भी खराब किया जाए, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उन्होंने कईयों ने ये डील की हुई है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ कि भाई हम यहाँ पर आपके एजेंडे को चलाते रहेंगे और वो एजेंडा तभी चल पाएगा जब यहाँ की सरकार कमजोर रहेगी या आपसे दबेगी। तो उस सरकार को दबाने के लिए यहाँ की अपोजिशन पार्टी उन लोगों का सहायता कर रही है जो लोग भारत के बाहर बैठे हुए हैं। उसी क्रम में ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई ये समर्थन वापस ले लेंगे, कभी जो है नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे, पता नहीं क्या हो जाए, कभी हो सकता है ये चिराग पासवान समर्थन वापस ले लें। अलग अलग स्पेकुलेशंस चलाए जा रहे हैं और हम सब लोगों को भी लग रहा है पता नहीं क्या होगा। उधर अगर मोदी जी की बात करी जाए तो मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक हर किसी के समझ में नहीं आ रहा। मास्टर स्ट्रोक ये है कि मोदी ने अपनी लगभग कैबिनेट को वही रखा है जो पिछली बार थी, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो। जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर जो आपके और हमारी जुबान पे रहते थे, जो काफ़ी चर्चा में रहते थे, लोगों के बीच प्रिय थे, उन मिनिस्टर्स को वही पोर्टफोलियो दिए गए जो पहले दिए गए थे। क्यों दिया गया ऐसा? ताकि जनता को एक टाइम के बाद कोई अंतर महसूस ना हो कि पहले की सरकार में या पहले के मोदी में और अब के मोदी में कोई अंतर है। सबको लगेगा वही चल रहा है, बस चुनाव बीच में आए थे, इट वॉज अ फेज, निकल गए, अब वही चीज चल रही है। मोदी अपने स्टेप से ये जताना नहीं चाहते या कोई ऐसा परसेप्शन बनने नहीं देना चाहते जिससे जनता को ये लगे कि मोदी पहले से कमजोर हो गया। जी, कई बार लोग कह रहे थे, अभी जब तक मिनिस्ट्री नहीं दी गई थी तब तक लोग कह रहे थे कि टीडीपी के लोगों को 4 मंत्रालय दिए जाएंगे, नीतीश बबुआ को 3 मंत्रालय दिए जाएंगे, किसी को ये वाला मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसी को गृह मंत्री बनाया जाएगा। यहाँ तक भी बात कही गई थी कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी पार्टी के आदमी को गृह मंत्री बनाया जाएगा। हैरानी की बात है जी। ऐसा ही अभी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि स्पीकर या तो नीतीश बबुआ का कोई आदमी बनेगा या चंद्रबाबू नायडू का कोई आदमी बनेगा। स्पीकर की दौड़ में कौन आगे है, स्पीकर किसे बनाया जाएगा, क्योंकि स्पीकर एक ऐसी पोस्ट होती है जो ये डिसाइड करता है कि कोई एमपी पर अगर चार्ज लगा है तो उस चार्ज को आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए। कोई एमपी अगर डिस्क्वालीफाई होना है तो डिस्क्वालीफाई उसे किया जाए या ना किया जाए। काफ़ी कुछ स्पीकर के हाथ में होता है। कई बार किसी बिल पर अगर वोटिंग हो रही है और पक्ष में भी उतने ही वोट पड़े, विपक्ष में भी उतने ही वोट पड़े, तब जो निर्णायक वोट होता है वो स्पीकर का होता है। तो स्पीकर काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है, उसको लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं और मीडिया कहने का प्रयास कर रही है कि इनका आदमी स्पीकर बनेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं जितना हम समझ पा रहे हैं। स्पीकर भी लग रहा है कि ओम बिरला जी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि ओम बिरला जी पिछली बार भी थे, इस बार उनको कोई मंत्रालय भी नहीं दिया गया है, जबकि वो तो काम भी अच्छा करते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड आदमी है और काफ़ी अच्छा उनका रवैया भी है, उनको पोर्टफोलियो मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब वो स्पीकर की रेस में आगे हैं। जी, आप देख लेना, यही होगा। क्योंकि मोदी किसी भी सूरत में अपनी कैबिनेट या अपने स्पीकर वाले सिस्टम को बदलना नहीं चाहते, कोई ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते कि देखो इसके दबाव में मुझे स्पीकर बदलना पड़ा। मोदी ये दिखाना चाहते कि देखो ऐसा है, मेरी भले ही 30-32 सीटें कम पड़ गई लेकिन रवैया वही है। चंद्रबाबू नायडू जी भले ही सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्रालय एक ही मिलेगा उनको, एक कैबिनेट मिलेगा और एक आपको एमओएस मिलेगा। सेम नीतीश बबुआ, एक कैबिनेट मिलेगा, एक एमओएस मिलेगा। अजीत पवार कह रहे हैं एनसीपी वाले, महाराष्ट्र वाले, कि हमको मंत्रालय वही चाहिए जो हम चाह रहे हैं। कहा देखो जो मिल रहा है एमओएस ले लो, नहीं चाहिए रहने दो। जी, उधर मांझी भले ही एक हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अकेले एमपी हैं, उनको कैबिनेट दिया गया क्योंकि एक टाइम पर सीएम रहे हैं बिहार के, तो इज्जत बनाए रखनी पड़ती है, इसलिए देना पड़ता है। चिराग पासवान के 5 एमपी हैं, उनमें भी एक को ही दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर, चिराग पासवान को ही। तो यहाँ मोदी अपनी चला रहे हैं और वो मोदी अपनी जो चल रही है उसको स्पीकर वाले माहौल में भी दिखाना चाहते हैं कि स्पीकर भी देखो मैंने अपने हिसाब से किया, मैं किसी के दबाव में नहीं कर रहा काम, ताकि परसेप्शन ना बने। इस परसेप्शन को चेंज करने की मीडिया तो कोशिश कर ही रही है, अपोजिशन पार्टी भी कोशिश कर रही है, साथ में इंटरनेशनल एफर्ट भी किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 60 घंटे के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में 3 हमले किए गए।
ये चेक करने के लिए कि मोदी कितना पावरफुल है या कितना पावरफुल नहीं है। विदेशी ताकतें ये मान के चल रही थी कि इस बार मोदी आ नहीं पाएंगे सत्ता में, और मोदी उतने ज्यादा अब प्रभावशाली रहेंगे भी नहीं अगर गलती से आ भी गए तो। लेकिन वो ये भूल गए कि ये मोदी 250 सीट लाना जानता है अपने दम पर। विदेशों में एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगाया गया है कि जितनी भी एजेंसीज लगाई गई थी, चाहे डीप स्टेट्स हो गए, चाहे यूट्यूबर्स हो गए, आपने देखा होगा इलेक्शन से जस्ट पहले कुछ यूट्यूबर्स एकदम से वीडियोस लेकर के आने लग गए थे ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। फिर कांग्रेस ने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वो भी झूठ था। फिर अमित शाह का फेक वीडियो चलाया गया। मतलब हर संभव प्रयास करके डीप स्टेट्स और सभी लोगों का प्रयास था कि इस बार मोदी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आने देनी है, और ये मान के चल रहे थे पाकिस्तान वाले भी। लेकिन हुआ उल्टा। भले ही मोदी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए, भले ही 400 पार एनडीए की नहीं आ पाई, लेकिन एनडीए 300 पार तो है, मोदी 240 तो हैं। ये चीज अब इनको पच नहीं रही। साथ में मोदी ने बता दिया अपने फैसलों से, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह बांटने से, कि भाई मैं अपनी ही चलाऊंगा, अपने तरीके से चलूंगा। अब उस टेम्परेचर को चेक करने का प्रयास किया जा रहा है इन सब घटनाओं के द्वारा। मणिपुर में भी एक इंसिडेंट हुआ, आपने देखा हो। ये सब घटनाक्रम है, और आगे भी देखना कुछ ना कुछ ऐसा ये लोग करते रहेंगे जिससे कि मोदी के सब्र को बार बार टेस्ट किया जाए और ये चेक किया जाए कि ये इस बार क्या पहले जैसी प्रतिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, ये चेक किया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा होगा कि कभी भी ये मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जी, जो मीडिया कह रही है कि ये मोदी का साथ छोड़ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, नीतीश बबुआ का पता नहीं कब पलटी मार दें, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये दोनों कभी नहीं जा सकते। अब क्या हो गया, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश बबुआ ने हर चीज करके देख ली। 2014 के चुनाव से पहले नीतीश बबुआ ने एनडीए को छोड़ दिया था, क्योंकि नीतीश बबुआ का एक ईगो प्रॉब्लम था कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट मुझे बनना चाहिए, लेकिन बना दिया गया मोदी जी को। इस ईगो क्लैश की वजह से नीतीश बबुआ ने एनडीए को छोड़ दिया। बिहार में आरजेडी के साथ चले गए, 2015 का चुनाव लड़ा, सरकार चलाई 2-3 साल, पता चला कि वहां दम घुट रहा है, नीतीश बबुआ को जीने नहीं दे रहे हैं, अपने हिसाब से फ्री डिसीजंस वो ले नहीं पा रहे हैं, और अराजकता उसी प्रकार से लौट के आ रही है जैसे पहले थी। तो उनको लगा कि अब मुझे वापस एनडीए में जाना चाहिए। एनडीए में आए, फिर इनको संभावना लगने लगी कि भाई हो सकता है कि अब विपक्षी दल एक हो जाएं और उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी। तो नीतीश बबुआ वापस एनडीए छोड़ करके इनके पास चले गए, और कोशिश थी कि मुझे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बना दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय के साथ नीतीश बबुआ ने देखा कि यहाँ तो और ज्यादा बेइज्जती हो रही है, राहुल गांधी मिलना नहीं चाह रहे, मुझे किसी तरह का कन्वीनर नहीं बनाया जा रहा, किसी मीटिंग में मेरे को तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये बहुत ज्यादा परेशान थे उस बात से। हालांकि इस परेशानी के बावजूद भी इन दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, और 2020 के जो नतीजे आए अगर आप उनको देखें, इन नतीजों ने नीतीश कुमार की जो नींद है उसको थोड़ा सा हराम कर दिया। कैसे? 2020 के नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी को, देखिए 243 में से बीजेपी को 74 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 19 सीटें मिल रही हैं, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी इनको 43 सीट्स मिली, और आपकी आरजेडी को 75 सीट्स मिली। उस वक्त तो जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर के सरकार बना ली, कांग्रेस ने भी मिलकर के सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार चली नहीं, वही दम घुट रहा था, तवज्जो नहीं दी जा रही थी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अब आरजेडी का साथ छोड़ दिया था और वापस एनडीए में आ गए। और एनडीए में आकर के शायद मोदी जी ने कहा होगा या अमित शाह ने कहा होगा, पता नहीं, ये डील हुई कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों साथ आ जाएंगे और मिलकर के सरकार चलाएंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। अब आप बताइए, एक पार्टी जिसके लगभग 74 एमएलए हैं, और एक पार्टी जिसके 43 एमएलए हैं, और छोटी पार्टी का आदमी जिसके कम एमएलए हैं उसको बना दिया जाता है सीएम। ऐसा कभी होता है? लेकिन हुआ। ऐसा ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया। एकनाथ शिंदे इस समय महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनकी सीटें बहुत कम हैं, फिर भी उनको सीएम बनाया गया। ये बीजेपी ने काम करके रखा पहले से, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अमित शाह को पहले से ही आइडिया था। आइडिया क्या? आदमी एक बी प्लान लेके चलता है कि कल को मान लो पूर्ण बहुमत नहीं आया तो कल को इसी की जरूरत पड़ेगी, इससे पहले ही डील कर लो कि हम तुम्हें बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हैं, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हुई केंद्र में तो आप हमको उस तरीके से सपोर्ट करना जैसे हम चाहें। नीतीश कुमार को लगा यार कि ये तो मामला गड़बड़ा गया है, पहले मेरे को 2005 में 88 सीटें आई, फिर 115 हो गई, फिर 71 हो गई, और अब तो 43 हो गई, मेरा तो वजूद ही खतरे में है। इंडिया अलायंस को मैंने अब छोड़ दिया है, वहां मैं अब जाऊंगा नहीं, बेइज्जती हो गई है, एनडीए के साथ रहना पड़ेगा।
चलो कम से कम चीफ मिनिस्टर पद तो मिल रहा है, लेकिन आगे की सत्ता मेरी कैसे चलेगी? नीतीश कुमार को ये डर है आज भी, क्योंकि नीतीश कुमार का बेटा पॉलिटिक्स में तो है नहीं। नीतीश कुमार जब नहीं रहेंगे तो जेडीयू को संभालेगा कौन? सत्ता आगे कैसे बढ़ेगी? और नहीं रहेंगे का मतलब ये नहीं कि अभी वो 100 साल के हो गए, अभी कम से कम जितना भी जीवन बचा है उसे इज्जत से तो जिए, पावर के साथ तो जिए। तो उन्होंने ये डील करी कि ठीक है, कैसे भी सही पावर तो मिल रही है, चलने दो, मैं जिंदा बना रहा हूं। यहां तक कि कई विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है इस चीज के बाद। नीतीश कुमार को अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाना था, इसलिए बीजेपी की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में बीजेपी के पास आए। और बीजेपी ने पहले से ही फंसा लिया कि देखो ऐसा है, कल को ऊंच नीच हुई तो समर्थन देना पड़ेगा बिना किसी शर्त के। इसलिए नीतीश कुमार आज मोदी के पैर छूते हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले नीतीश कुमार जो ईगो की वजह से 2013 में अलग हुए थे, 14 के इलेक्शन से पहले 2013 में अलग हुए थे, वो आज पैर छू रहे हैं मोदी के, इसलिए क्योंकि मोदी ने उनका राजनीतिक जीवन बचाए रखा है। अगर आज मान लो नीतीश कुमार छोड़ के भागें, चले जाएं, उससे नीतीश कुमार को 2 नुकसान है। पहला तो अगर बीजेपी का साथ केंद्र में छोड़ेंगे तो राज्य में भी छोड़ना पड़ेगा, फिर कहां जाएंगे? वापस इन्हीं के पास जाएंगे क्या? ये तो इज्जत कर ही नहीं रहे। तो नीतीश कुमार गए, प्लस एक और टैग लग जाएगा कि फिर से पलटी मार दी। जनता के बीच में जो जनाधार है, जो लगातार कम होता जा रहा है, नीतीश कुमार को पहले लगभग 17% कहा गया, 17% वोट मिले थे, इस बार 15%, 15.5% वोट मिले। पहले 22 मिले थे, उससे पहले 20 मिले थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, यहां से यहां तक बढ़ते आए, फिर घटते चले गए। तो नीतीश कुमार को पता है जनाधार मेरा वैसे ही घट रहा है, अगर आरजेडी के साथ फिर से गया तो जनाधार बिल्कुल ही चला जाएगा। तो ये नीतीश कुमार गलती कर नहीं सकते। और नीतीश कुमार को यह भी पता है कि कल को अगर मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा तो मेरे जो 12 एमपी हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा, रातों रात ये 12 के 12 एमपी बीजेपी में जाके शामिल हो जाएंगे। क्या कर लूंगा मैं? अकेला आदमी हूं। तो नीतीश कुमार की ये मजबूरी है जी। अब आइए चंद्रबाबू नायडू जी पर। चंद्रबाबू नायडू जी की मजबूरी क्या है? वो है जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में 2 सरकारें हैं या 2 पार्टी हैं जो समय समय पर सरकार बनाती हैं। एक है इनकी वाईआरएस कांग्रेस और एक है इनकी टीडीपी जो आजकल चर्चा में है। ये हैं जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के साथ ही होते हैं। तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए तो ये जीते एनडीए के साथ। फिर 2019 में जब चुनाव होने थे लोकसभा के और विधानसभा के, तो इनके दिमाग में लालच जाग गया। इनको लगा कि एक तीसरा मोर्चा बनाऊंगा, क्योंकि मोदी तो आ नहीं पाएगा 2019 में। तो इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ने के बाद 2019 का चुनाव इन्होंने खुद अपने दम पे लड़ा और इस कदर ये हारे कि ना तो ये असेंबली के मतलब के रहे और ना ये लोकसभा के मतलब के रहे। उसके बाद पावर में आ गई ये और 2023 तक या 2024 तक पावर में रहे ये वाईएसआर कांग्रेस। इन्होंने एक खेल कर दिया। इन्होंने इन पर इतने केसेस चल रहे थे, उन सब केसेस को खोल दिया और एक एक करके नए केस लादना स्टार्ट कर दिया। और इनकी स्थिति इतनी बेकार कर दी कि कभी तो इन पर जो है लिकर स्कैम का केस लगा दिया गया, कभी इन पर जो है कोई नोट के बदले वोट का केस लगा दिया, कभी इन पर तमाम तरह के अलग अलग केस लगते रहे, पता नहीं याद भी नहीं है। इतने केस लगा दिए वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी ने कि ये बच नहीं पाए और इनको जेल जाना पड़ा और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था नायडू जी को। जी नायडू जी रो गए थे कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। जो नायडू जी 2014 में जीते थे, 2014 में जीतने के बाद 2014 से 19 के बीच में इनकी पूरी कोशिश थी कि मैं आंध्र प्रदेश को एक नई स्टेट दूंगा, क्योंकि 2013 में जब आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े होकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना था, तो तेलंगाना को हैदराबाद मिल गई थी, आंध्र प्रदेश के लिए एक राजधानी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम 10 साल का टाइम दे रहे हैं, 10 साल के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश को राजधानी दे दो, लेकिन तब तक आप लोग हैदराबाद से ही काम चलाओ। तो इनका काम चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि मैं आंध्र प्रदेश को राजधानी दूंगा अमरावती और इसको वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाऊंगा, 55,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट कराऊंगा और बड़े बड़े निवेशकों को बुला करके, इन्वेस्टर्स को बुला करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स दूंगा। इन्होंने बुलाना स्टार्ट भी कर दिया, तो लगभग 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दे भी दिए थे। लेकिन हुआ यह कि 2019 में ये खुद हार गए। तो इनका जो प्रोजेक्ट था कि एक अच्छी कैपिटल बनानी है, वो इनका फ्लॉप हो गया। उसके बाद इन पे केस लगते चले गए, तो ये अमरावती छोड़ करके विशाखापट्टनम चले गए और लंबे समय तक विशाखापट्टनम में रह रहे थे, क्योंकि वहां रहते तो पता नहीं कब कहां पे गिरफ्तार कर लिए जाते। मतलब ये गिरफ्तारी से भी बचते रहे लंबे समय तक, और अंत में फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात भी है। इस चीज से इतने आहत हैं कि अब इनको ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। इसलिए
इनको दोबारा 2024 से पहले किसी भी हाल में एनडीए का सहारा चाहिए था, जिससे कि एनडीए के सहारे ये राज्य में भी जीत जाएं और केंद्र में भी जीत जाएं। एनडीए का सहारा इनको इसलिए चाहिए था क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो साख चली गई है 2019 में, वो साख कैसे भी थोड़ी बहुत बच जाए। तो ये भी मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे थे। बताया जाता है कि पिछले 2 साल से ये लगातार अमित शाह के कांटेक्ट में थे कि मुझे एनडीए में शामिल कर लो, मुझे एनडीए में शामिल कर लो। जिस दिन ये अमित शाह से मिलने जाते थे, उसके अगले दिन ये मिलने चले जाते थे कि मुझे एनडीए में शामिल कर लो। अमित शाह ने 2 साल तक दोनों में से किसी को ना तो हाँ कहा ना कहा, और एंड मूवमेंट पर जैसे चुनाव होने थे उससे जस्ट पहले पत्ते खोल दिए और इनको शामिल कर लिया। और इनको शामिल करती इनको भी संजीवनी बूटी मिल गई। इनके लिए मोदी जी ने रोड शो किए, इनके लिए मोदी जी ने रैली करी, और ये खुद कहते हैं कि मोदी जी की रैली और रोड शो के जरिए मैं लोकसभा में 16 सीट जीत पाया हूं। और ये आज जीवित हैं पॉलिटिक्स में, ये आज सत्ता में जीवित हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है मोदी का योगदान। वरना इस बार भी ये चुनाव हार जाते और पक्का जेल में पड़े रहते, सड़ रहे होते। और इन्होंने ये भी कहा था जब गिरफ्तार हुए थे, इन्होंने ये भी कहा था कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो सत्ता के साथ आऊंगा। ये कैसे भी करके सत्ता में आए। तो इनको इस वक्त अपनी जान बचानी है इनसे, इसलिए इनको मोदी की जरूरत है। दूसरा, ये भी उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी कैपिटलिज्म को लाना चाहते हैं, पूंजीवाद को लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं हर आदमी खुद धंधा करे अपना। नरेंद्र मोदी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। नरेंद्र मोदी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लोगों का हो। वही ये चाहते हैं। इसी वजह से इनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी से बन नहीं पाती थी उस टाइम पे। 2004 में भी इन्हीं के सपोर्ट से एनडीए की सरकार चली है, 1999 से लेकर के 2004 तक। तब ये काफी मतलब बीच में क्लैशेस से होते रहते थे इनके साथ। वो क्लैशेस का कारण ही यही था, इनकी सोच थी कैपिटलिज्म वाली, और जो बाकी दल थे वो सब चाहते थे सब सरकारी 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 चलता रहे। लेकिन इनकी सोच के अकॉर्डिंग चलने वाला आदमी ने अब मिला है, वो है नरेंद्र मोदी। पहले इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने उन महत्वाकांक्षाओं ने मोदी से इनको अलग कर दिया, लेकिन अब ये कसम खा चुके हैं कि मोदी से दूर नहीं जाना। इन्होंने एक चीज ये करी है कि अपना मुस्लिम वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही है, और दे भी दिया है आंध्र प्रदेश में। तो वो एक मसला है अभी जो बीजेपी के मैनिफेस्टो से मेल नहीं खाता। मगर उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं मोदी के साथ इनकी मेल खाती हैं। हालांकि इन पे करप्शन के चार्जेस हैं, इन्हें अपनी जान बचानी है, जेल ना चले जाएं। और नीतीश बबुआ हमारे, इनको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है। इसलिए इन दोनों की जरूरत है कि ऐसी पार्टी को समर्थन दें जो स्टेबल रहे। इंडी गठबंधन स्टेबल नहीं रहने वाला। वहाँ इतने दल हैं कि वो एक दूसरे से इतना छीना झपटी करेंगे कि वो चीज़ चल ही नहीं पाएगी 1 महीने से ज़्यादा। ये दोनों जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि एनडीए से बिगाड़ के, अमित शाह से बिगाड़ के इनका पॉलिटिकल करियर स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये है पूरी कहानी जो मीडिया आपको नहीं बताएगी। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। नमस्कार।